जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, तो आई थी एज अ ट्रेडिंग बॉडी की व्यापार करना है, ठीक है। और उसका एक तरीके से मोनोपोली एक तरीके से था इंडिया में। यानी जो भी व्यापार होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही होता था। अब पिछले लगभग 150 सालों में क्या हुआ, लगभग 1760 आते आते, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वो इंडिया में एक तो पूरा कब्जा हो गया उसका। और समझो अगर वो आया था, तो अगर वो 1 गुना व्यापार करता था, तो यहाँ पे मतलब, या अगर समझो 1 करोड़ का कर रहा है, तो 150 सालों में लगभग 100 करोड़ का करने लगा। तो अब इतना ज्यादा पैसा एक कंपनी कमा रही है, तो सरकार का नजर भी उस पर जाएगा। ऐसे समझो कि इंडिया का कोई कंपनी बाहर में जाके बहुत सारा पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी तो थोड़ा चौंक जाएगी ना, किसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ताकि भारत को भी पैसा मिले, बस कंपनी को पैसा ना मिले। और यही कहानी वहां हो रहा था कि कंपनी का जो भी आदमी था सारा बिलियनियर बन रहा था, ठीक है, एक उस जमाने के अकॉर्डिंग। और बाकी जो है सरकार को थोड़ा सा क्वेश्चन किया जाएगा। उसको रोकने के लिए, कंपनी की एक्टिविटी को रोकने के लिए धीरे धीरे क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक्ट लाना शुरू किया, ताकि इस कंपनी के पावर को कर्टेल किया जाए। ठीक, इसलिए सारा एक्ट लाया गया, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट है, या फिर पिप्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, या चार्टर एक्ट है, ये सारा जो भी एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कर्टेल द पावर ऑफ कंपनी। ये बात समझ में आ गया कि ये एक्ट सब क्यों दिया गया। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ोगे, तो सबसे पहला है जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है। बुक में भी दिया ही हुआ है, बुक को ही पढ़ना, अभी पढ़ना बुक को ही एज रेफरेंस है। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से इसको शॉर्ट में समरी देख लो। अब जैसे सबसे पहले 1773 एक्ट रेगुलेटिंग, कल भी बताया था कि क्या है इसका कहानी। इसका कहानी ये है कि यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा कहाँ कहाँ था 1773 में, 3 जगह मेन कब्जा था। बंगाल, दूसरा था तुमको बॉम्बे, ठीक है, और तीसरा था मद्रास। तो बंगाल, बॉम्बे और इस तरीके से मद्रास। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। कंपनी चाह रही थी उसको रेगुलेट करना, तो कंपनी ने क्या किया, बंगाल में पहला गवर्नर, पहले अभी तक 1773 से पहले क्या होता था, हर राज्य का एक गवर्नर होता था। बंगाल का एक गवर्नर था, बॉम्बे का एक गवर्नर था, और मद्रास का एक गवर्नर। 1773 में क्या किया गया कि गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको क्या किया गया, ही हैज बीन मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये जनरल डालने से क्या हो गया, जनरल डालने से ये हो गया कि इसका पावर एक्सपैंड कर गया वॉरेन हेस्टिंग का। तो पहला क्वेश्चन जैसे पूछेगा तुमको, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो जनरल बनाने से क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास को भी इसके अंदर में लाया गया। कहानी पहले बता दी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को कर्टेल करना, ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब बॉम्बे और मद्रास को भी सबऑर्डिनेट बना दिया गया, यानी किसके नीचे, बंगाल के नीचे। और बंगाल में क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। तो इंडिया में जो पूरा इंडिया स्टेट था, तो उस समय मेन 3 जगह था, बंगाल, ठीक है, बॉम्बे, और एक तरीके से तुमको मद्रास, 3 जगह पे। तो यहाँ पे बेसिकली बंगाल में गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया गया, ताकि रेगुलेट करे कि कंपनी क्या कर रही है, नहीं कर रही। सुप्रीम, दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। तीसरा क्या किया गया, कंपनी को प्राइवेट ट्रेड से मना किया, यानी जो कंपनी का सर्वेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर, वो, क्योंकि डीलर को टैक्स नहीं लगता था, नॉट फ्रॉम टैक्स। तो ये लोग क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिश ब्रिटिश को रेवेन्यू भरे, लेकिन उसके ऐसे समझो कि जो इंडियन एम्प्लॉयर्स है यहाँ से चाइना जाके, अफ्रीका जाके, वो अपना अलग से व्यापार करने लगे, और अफ्रीका मान लो बहुत सारा छूट दिया है, तो इंडिविजुअल आदमी पैसा कमाने लगेगा। तो वही कहानी वहां भी हुआ था, प्राइवेट ट्रेड। तो फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर था, उसको कहा गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, कंपनी के नाम पे जो करना है वो करना है। और क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल। यानी 4 मेंबर को भी जोड़ दिया गया कि आप असिस्ट करोगे उसके फंक्शनिंग में, ठीक है। तो ये पूरा कहानी है रेगुलेटरी एक्ट 1773 का। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आगे बढ़ोगे, सर फिफ्थ पॉइंट एक बार और डिस्कस कीजिए। कौन सा, एग्जीक्यूटिव फिफ्थ काउंसिल वाला। पॉइंट। हाँ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुछ नहीं है, मतलब जैसे जो कि गवर्नर, देखो गवर्नर का पावर इंक्रीज कर दिया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। इसको थोड़ा सा असिस्टेंट तो चाहिए ना, कि थोड़ा सा कि इसको बताया जाए। जैसे मान लो एक आदमी है, मंत्रालय संभाल रहा है, तो अकेले तो सारा काम कर नहीं सकता है।
तो उसको कुछ असिस्ट भी चाहिए। इसलिए 4 मेंबर का बॉडी बना के दिया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करते हैं उसके डे टू डे मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, तो आगे अगर आओगे तो आगे क्या हुआ, एक और एक्ट होगा लक्ष्मीकांत में 1781 का, वो पढ़ लेना, वो इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना। अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट था 1784 का एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट इसको बोलते हैं। इसमें क्या किया गया, जाहिर सी बात है कोई भी कानून जब बनेगा तो समय के साथ उसको करना पड़ता है, उसमें फॉल्ट दिखता है। तो 1773 एक्ट के एक्ट में कुछ फॉल्ट देखा तो उसको मॉडिफाई किया गया, और बाद में जो एक्ट मॉडिफिकेशन के साथ हुआ उसको कहा गया फिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, या एक फिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, मेजर चेंजेस के बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को कटेल कर। तो दूसरा काम ये किया गया कि पहले क्या होता था, ये जो आईएएस ऑफिसर सब था, इसका भी अपॉइंटमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती, पॉलिटिकल फंक्शन इसको बोलेंगे, और जो व्यापार भी यही करती थी। सबसे पहले क्या किया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल को सेपरेट कर दिया गया, यानी दो डिपार्टमेंट बना दिए गए, कमर्शियल और पॉलिटिकल। दूसरा क्या किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बनाया गया, एक मतलब इसमें कुछ मेंबर को शामिल किया गया, जो क्या करेगा, जो कंपनी जो भी व्यापार करती थी, कंपनी जो भी व्यापार करती थी, उसको बेसिकली ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता कि कंपनी कितना व्यापार करे, कितना पैसा कमा रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया, एक नया बॉडी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना। यानी मतलब क्या हो गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेगा, यानी समझो एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। तो जो भी कमर्शियल सेक्शन है कंपनी का, कि ऐसा किया तो क्यों जा रहा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, जो अधिकारी का अपॉइंटमेंट होता है, जो लॉ बनता है, ये सब जो है पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो इसी से एक सवाल पूछेगा कि पहला बार डबल गवर्नमेंट कब लागू हुआ, तो 1784 फिट्स इंडिया एक्ट में जो एक तरीके से डबल गवर्नमेंट सिस्टम हुआ। डबल गवर्नमेंट मतलब क्या, कि कमर्शियल डिपार्टमेंट एक तरफ और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट एक तरफ। ठीक, यही है। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना है, डबल गवर्नमेंट या फिर सेपरेशन, मतलब सेपरेशन ना। हाँ सेपरेशन। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था देखना कमर्शियल अफेयर्स, यानी कंपनी का जो भी व्यापार होता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या था, कि जो भी अपॉइंटमेंट है वो देखे। एक तरीके से कंपनी को धीरे 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 का सारा पावर जो है एक तरीके से कर्टेल किया जा रहा था। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ो, आगे क्या हुआ। अब एक इसमें मिसिंग है थोड़ा सा, 18 से 1833 एक 1813 का एक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1813 के एक्ट में क्या है, बुक में दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में। 1813 में कुछ नहीं है, एक मेजर जो चेंज है वो याद रखना है। एक मिनट। 1813 के एक्ट में बेसिकली क्या ध्यान रखना है, कि यहाँ पे बेसिकली 1813 में इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड मोनोपोली। यानी जो कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली मतलब क्या हो गया, क्या बोले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को इकलौता अधिकार था व्यापार करने का, तो ट्रेड मोनोपोली जो है खत्म कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि और भी कंपनी ब्रिटिश का आके भारत में व्यापार कर सकती थी। पहला पॉइंट ये, ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गया। इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सवाल, एक और सवाल, इंडिया में, चाइना में अभी भी ट्रेड कर सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी अलोन। यानी चाइना से जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा, वो एक तरीके से क्या हो रहा है कि सोचो एक ही कंपनी भारत का जाके व्यापार करने का अधिकार है, और भी कोई मान लो टाटा जाके व्यापार करता है तो रिलायंस नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरह का मोनोपोली तो भारत से खत्म कर दिया गया 1813 में आके। देखो जो कहानी है वही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और क्या किया गया, पहला बार 1813 में एक और चीज किया गया, इट asserted द sovereignty ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी। यानी कहा गया कि जैसे सोचो भारत की कोई कंपनी बहुत सारा अफ्रीका के कोई देश में जाके व्यापार एक्सपेंड कर लिया है, तो एक तरीके से, और वहां पे क्या होगा कि अब कंपनी को हटा दो। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ कि कंपनी को सेपरेट किया गया, और एक तरीके से सोवेनिटी, सोवेनिटी मतलब इसको समझो, सोवेनिटी मतलब क्या होता है, सोवेनिटी मतलब होता है एक तरीके से कानूनी हक, यानी सरकार का यानी सरकारी होना। यानी भारत पे एक तरीके से किसका अधिकार होगा, ठीक है, भारत पे, ऐसे समझो कि जैसे भारत पे भी सोवेनिटी इंडियन गवर्नमेंट का, तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह कहा गया कि इंडिया पे किसका अधिकार होगा, ब्रिटिश क्राउन का। यानी अब
कंपनी का पावर नहीं, एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी भारत के लिए। सॉवरेनिटी मतलब यही हो गया कि भारत जो भी काम करेगा वो किसके देख रेख में करेगा, ब्रिटिश क्राउन के देख रेख में, क्योंकि अब कब्जा हो चुका था, उसको कोई डाउट ही नहीं था। नेक्स्ट क्या किया गया, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू द इंडिया। एक और सवाल पूछेगा, ठीक है, देखो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि पहला बार ट्रेड मोनोपोली कब खत्म किया गया ब्रिटिश का, 1813 में। लेकिन बस कहाँ पे खत्म किया गया, इंडिया में। कहाँ पे बाकी था, चाइना में। चाइना में अभी भी क्या खरीद सकता था, चाय का व्यापार, बाकी जो भी है कर सकता था। ठीक है, सोवेनिटी उसके बाद जो है ये हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्रिश्चियन मिशनरी को देखो 1813 आते आते क्या हुआ कि एक तरीके से कोई डर नहीं था इसको, ब्रिटिश को। अब वो अब चाह रहा था धर्म परिवर्तन भी कराना ब्रिटिश, तो क्रिश्चियन मिशनरी को भेजना शुरू किया 1813 से। 3 पॉइंट 1813 के एक्ट में इंपॉर्टेंट है, ट्रेड मोनोपोली, ठीक, उसके बाद सोवेनिटी और क्रिश्चियन मिशनरी का आना। इसमें कोई डाउट है इतना तक 1813 के एक्ट में? समझ में आ गया ये पूरा? नो सर। यस सर। 1833 के एक्ट में, 1833 के एक्ट में चाहो तो स्क्रीन शॉट भी अगर हम हाईलाइट करते हैं तो वहां पे खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1833 के एक्ट में ऐसा क्या हो गया, पहले से हम समझ लो इसको। अब क्या बोले, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को कर्टेल 1773 से शुरू हुआ था। तो देखो 1833 में और मेजर चेंज क्या है, 1833 में जो मेजर नेक्स्ट चेंज आया कि पूरा सेंट्रलाइज कर दिया। मतलब क्या, सेंट्रलाइज मतलब हो गया कि जो बंगाल, ठीक है, 3 जगह पे था ना, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यानी सेंट्रलाइज मतलब हो गया कि एक जगह सारा पावर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि 1773 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था इसको, हेस्टिंग को, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। अब क्या किया गया 1833 में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि एक तरीके से पूरे भारत में तो कब्जा हो ही चुका था इसका। तो अब कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नहीं जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पूछे कि पहला बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब, 1833 में। अच्छा, वहां पे हेस्टिंग को बनाया गया। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में कौन, किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय था। आगे और सवाल भी आएगा, कुछ सती प्रथा भी खत्म हुआ था इसी के समय में, ये बेंटिक के समय में। ठीक है, अभी खैर उसको छोड़ दो। और क्या किया गया, कि डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। और क्या किया गया, जो कानून बनता था बॉम्बे में अपना अलग और मद्रास में अलग, उसको छीन लिया गया। कहा गया कि बॉम्बे और मद्रास में जो कानून बनता था वो अब कहाँ बनेगा, बंगाल से ही बनेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनाया गया है बेंटिक को, इसके पास पावर होगा एक्सक्लूसिव, वही कानून बनेगा। सिर्फ एक आदमी को सारा पावर दे दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करे, ना कि कंपनी के हाथ में कुछ भी रहे। ठीक है, कहानी यहीं पे चल रहा है। और पहला बार, अभी तक रेगुलेशन कहा जाता था, अब पहला बार पूछे एक्ट कब कहा गया, वो कानून कहा जाने लगा। 1833 चार्टर एक्ट। अब पहले क्या था, रेगुलेशन, अब क्या कहा जाने लगा, एक्ट। और क्या किया गया, इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी किस नाम से करते हैं, हम व्यापार करते हैं, अब इसका नाम, ये भी अधिकार खत्म कर दिया गया। और अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या है, नियुक्ति करना, प्रशासनिक अपॉइंटमेंट, ये सब इसको देखना, देखभाल करना। ठीक? उसके बाद और क्या मेजर चेंज हुआ, ओपन कंपटीशन, कल भी बताए थे। ओपन कंपटीशन मतलब क्या होता है, सिविल सर्वेंट का जो सिलेक्शन होगा वो बेसिकली क्या होगा, पहला बार कहा गया, अभी तक जो आईएएस का सिलेक्शन होता था वो कौन करती थी, कंपनी करती थी। तब कहा गया एग्जाम होगा ओपन, और इंडियन भी कंप्लीट कर सकता है। लेकिन खैर हुआ कुछ नहीं, पूछेगा बस कि पहला बार इंट्रोड्यूस कब किया गया, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस, यहाँ ध्यान से करो, अटेम्प्ट, इट मींस इंट्रोड्यूस किया नहीं गया, बस अटेम्प्ट किया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है ओपन कंपटीशन, वहां पे बात हुआ कि इंडियन को भी पार्टिसिपेट होना चाहिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बस पहला बार पूछा अगर इंट्रोड्यूस, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस, तो 1833 इस सेक्शन में इतना। कोई डाउट है यहाँ तक? पूछना है कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ से आगे बढ़ो। अब अगला एक्ट है 1853। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो 1853 के एक्ट में और मेजर चेंज किया गया। यहाँ पे मेजर चेंज ये लाया गया कि सबसे पहले 1853 की यहाँ बात कर रहा है, फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इट सेपरेटेड।
तो देखो गवर्नर जनरल अकेले सारा काम तो कर नहीं सकता है, ठीक है, काउंसिल। तो जैसे आज क्या होता है, मंत्र लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, कैबिनेट करता है, सरकार करती है। उसी तरीके से लेजिस्लेचर को अलग किया गया, एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया। तो एक तरीके से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आज देख रहे हो, इसका नींव कहाँ पे डाला गया, 1853 में। 1853 में पहला बार जो है नींव रखा गया 1853 में, ठीक। और 6 मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका काम था वो कानून बनाने के लिए देखता, लेजिस्लेटिव काउंसिलर, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसे समझो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग किया गया, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल पहला बार बनाया गया 1853 में। जो आज पार्लियामेंट देख रहे हो, उसका समझो एक छोटा सा रूप है, जहाँ पे 6 मेंबर है। और एक तरीके से क्या है, मिनी पार्लियामेंट। पहला बार लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस कब किया गया, किस 1853, 1853 में, ठीक है। कि कानून बनाने के लिए एक बॉडी हो। अभी तो देखो क्या, इससे पहले तो कंपनी था, तो कानून बनाने का उसको क्या जरूरत, लॉजिक था। लेकिन अब वो सरकारी कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए उसको कानूनी तरीके से चलना। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, और क्या किया गया, क्या बोले थे, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस 1833 में किया गया, लेकिन इंट्रोड्यूस अभी 1835 में अटेम्प्ट था, और यहाँ ओपन कंपटीशन, यानी आम आदमी भी, आम इंडियन भी सिविल सर्विस के लिए कम्पीट कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इट वॉज ओपन टू इंडियन, यानी इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते। और कमिटी कौन सा था, निकालो। आगे क्या किया गया, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल, मतलब कंपनी अभी भी जिंदा था, ऐसे समझो कि उसका बस स्केलेटन बाकी था, उसका फ्लश फ्लश निकाल दिया गया, ठीक है। लास्ट मतलब कहते हैं ना, कब्र में बस जाने वाला था। लेकिन इसके लिए कुछ कानून वानून नहीं बोला, बस है कंपनी अभी जिंदा है। और पहला बार पूछेगा कि लोकल रिप्रेजेंटेशन कब की इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, कि जैसे नगर पालिका है, या मतलब सॉरी, मतलब एक तरीके से है कि जो इंडियन, अभी तक इंडियन को तो कोई कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं करा था भारत के लोग। तो यहाँ पे कहा गया कि लोकल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया है 6 सदस्य का, इसमें इंडियन भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। जो 6, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा विद्रोह होगा ना। तो 6 में से बेसिकली क्या किया गया, 4 मेंबर जो है कहा गया कि जैसे लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी मान लो ऐसे ले लो 4 राज्य, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, ये लोग चुन के भेजेगा किसको, 4 सदस्य को। और ये 4 सदस्य किसका मेंबर बनेगा, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका मेंबर बनेगा। एक तरीके से समझो पार्लियामेंट में चुन के जा रहा है 4 MP, और उसको कौन भेज रहा है, लोकल, समझो राज्य भेज रहा है, कौन सा राज्य, मद्रास। ये मत याद करना, बस ये याद रख लेना कि लोकल, यानी इंडियन का रिप्रेजेंटेशन कब शुरू हुआ है, पहला बार 1853 में। लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बना है, 1853 में। ओपन कंपटीशन कब शुरू हुआ है, 1853 में। बस इतना याद रख। कोई डाउट है यहाँ तक। यहाँ तक कल भी बताए थे, आज फिर नो से सर। रिवाइज कर दिए, ताकि थोड़ा सा देखो, अभी शुरू में थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ से आगे बढ़ो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कंटेक्स यहाँ पे समझ लो। एक तरीके से पहला बार क्रांति हो चुका है। अच्छा, आगे तो और देखेंगे, क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री में दिखेगा। 1857 की क्रांति हुई, 1857 का रेगुलियन। जाहिर सी बात है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा डर लग रहा था। डर क्या, एक तरीके से प्रिकॉशन ले रहा था कि हम लोग ऐसा कोई सुधार ना करें जिससे कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 1857 के रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, कंपनी ने फिर से एक नया एक्ट लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, ठीक है। इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, कंफ्यूजन होता है, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट पूछेगा। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट कब लाया गया, 1850। इसी का एक और नाम क्या है, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, ठीक है। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, यानी बस थोड़ा दो नाम है और कुछ नहीं, बस याद है। इसमें क्या किया, इसका बैकग्राउंड समझ लो। अभी क्या हुआ है, रेबेलियन हुआ है, चारों ओर विद्रोह चल रहा है। और कंपनी चाह रही है कि लोकल जो इंडियन, मतलब जो उसके साथ में है, लोकल जमींदार राजा, वो कंपनी के साथ रहे। तो यहाँ पे कुछ मेजर चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया, सबसे पहले तो गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा दिया गया। हाँ वही, लेकिन बस इस नाम से हटा दिया। अब गवर्नर जनरल की जगह जाने नया नाम रखा गया, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो इसी से पहला सवाल, जैसे वॉरेन हेस्टिंग था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक था। पहला वाइसराय कौन था उसमें, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भी गवर्नर या पूछे अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ, मतलब इन, तो वो कैनिंग था। वो वाला नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, छोड़ो भाई, बस ये याद रखो कि पहला वाइसराय जो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। क्या बोले थे, डबल गवर्नमेंट कब शुरू हुआ था, 1784 में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बताए थे, कमर्शियल अलग कर दिया था। इस सिस्टम को खत्म कर दिया। ये जो एक कमर्शियल देखता था और एक पॉलिटिकल देखता था, इसको खत्म कर दिया जो है डबल गवर्नमेंट, ठीक। अब एक और चेंज हुआ, क्या मेजर एक और चेंज हुआ, अब ब्रिटिश चाहता था कि और ज्यादा हम अपनी तरफ से कंट्रोल करें। तो समझो जो ब्रिटेन का एक, मतलब एक तरीके से मंत्री होता था, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ, एक नया पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
अभी तक नहीं था ऐसा कुछ, अभी तक यहीं का जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय बना दिया गया। और ब्रिटिश तरफ से जो वहां की सरकार की तरफ से कौन आएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पहला बार नियुक्त हुआ था, नया पोस्ट बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसके बाद पावर रखा गया विद कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल ओवर इंडियन मिनिस्ट्री, यानी जो भी प्रशासनिक, ऐसे समझो कि मैं एक तरीके से हेड, ठीक है, तो सारा प्रशासनिक काम दिखेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इसके साथ, क्योंकि इसको अ, एक देश को ऐसे अकेले तो देख नहीं सकता, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर के साथ ढेर सारा मिनिस्टर होता है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ 15 मेंबर भी अपन, ठीक है, 50 मेंबर जो असिस्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसके काम में, ठीक है। और बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? इसमें कोई डाउट है? No, sir. No, sir. 1853 हो गया, और 58 हो गया। एक बार मेजर चेंज हुआ उसके बाद, अभी सारा एक्ट है, अब यहाँ यही समझना ही पड़ेगा, ये एक्ट बार बार याद करोगे बार बार भूल जाओगे, एक बार समझ लोगे क्यों हो रहा है, कहानी क्या है, तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा यार। तो 3 साल बाद एक और मेजर चेंज आया, थर्ड सेक्शन, इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाने लगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट नेसेसरी ऑफ सीकिंग द कॉपरेशन ऑफ इंडिया। अभी तक क्योंकि केवल 1857 में क्या हुआ था, रेबेलियन नहीं हुआ था, वो चाह रहा था कि इंडियन एक तरीके से उसको सहयोग करे। देखो कहीं भी अगर दूसरे कंट्री को रूल करना है तो वहाँ का लोकल सपोर्ट तो चाहिए। 3 एक्ट बैक टू बैक लाया गया, 1861, 1892 और 1900, लिखेंगे इसको एक एक करके। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का क्या कहानी, इसमें क्या सब इंपॉर्टेंट है जो दिमाग में, तो सबसे पहले क्या चेंज लाया गया? It made the beginning of representative institution by the associating Indian with the law making process। वही जो बोले थे कि 1853 में इंडियन को मतलब शामिल, लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई थी, इसको और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करना किया जाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, नॉमिनेट किया गया 3 इंडियन, ठीक है, 3 इंडियन को नॉमिनेट किया गया, ठीक है। उसमें ये राज सब उसका समर्थक ही था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, यानी जो लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें अब बोला कि देखो हम इंडियन को भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो ताकि इंडियन का सपोर्ट रहे, ठीक है। उसके बाद और क्या किया गया, इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अभी तक क्या हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, देखो ऊपर से तुम अगर 100 आदमी को कंट्रोल करना है, तुम अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते, तुमको चाहिए कि 10-20 तुम्हारा असिस्टेंट भी नीचे आके कंट्रोल करे। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होगा, कि क्या बोले थे 1833 आता थे, क्या कर दिया था, सेंट्रलाइजेशन, बॉम्बे और मद्रास का पावर छीन लिया था। अब 1861 में क्या किया, फिर से बोलो, बॉम्बे और मद्रास को, जैसे समझो कि बिहार यूपी सब का पावर दिल्ली सरकार ले ले, बहुत मुश्किल होगा उसको शासन करना। तो वो क्या करेगा, डिसेंट्रलाइज करेगा ताकि शासन आराम से करे, वही हुआ। अंग्रेज ने क्या किया, फिर बॉम्बे और मद्रास में था इसी का रूल, लेकिन बोला कि अब बॉम्बे मद्रास अपना अलग से बनाएगा, ठीक है, अपना कानून अपने, जैसे राज्य को छूट है उसी तरीके से यहाँ किया गया, ठीक है। तो जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी था इसको बैक किया गया 1861 में, यानी जो भी लगा ब्रिटिश को भी रिफॉर्म करना चाहिए उसने किया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या किया गया, नया राज्य सभी बनाया, ठीक है, जैसे बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये सब नया नया राज्य सब कुछ बना। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि लोकल, ये नॉमिनेशन ऑफ लोकल जो है मतलब इंडियन, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी डिसेंट्रलाइजेशन वाला पॉइंट, इट empowered द वाइसराय टू मेक रूल्स। और क्या किया गया, वाइसराय को और थोड़ा सा पावर दिया गया कि वाइसराय अपना रूल्स और ऑर्डर बनाए, मतलब रूल्स बनाए ताकि वो आसानी से काम कर सके। और क्या चीज किया गया कि वाइसराय अंडर दिस मेंबर ऑफ वाइसराय काउंसिल, देखो वाइसराय जो है गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय बन गया, और उसके उसका कुछ मतलब जो एग्जीक्यूटिव मतलब हेल्पिंग बॉडीज भी है, उसको मेंबर भी है। तो वो क्या कर सकता था, अंडर दिस मेंबर ऑफ वाइसराय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे ऐसे समझो आज मंत्रालय है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसके अलावा और भी मंत्री है जो अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। तो एक तरीके से समझो पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी मंत्रालय सिस्टम भी यहाँ पे शुरू होगी कि वाइसराय के साथ जो असिस्टेंट उसका है वो अलग। अभी तक क्या होता था, वाइसराय फाइनल साइन करता था, अब बोला अकेले सारा काम करना तो पॉसिबल है, बर्डन हो जाता है। तो डिपार्टमेंट बनाया गया, और डिपार्टमेंट अपने जो है
वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता था। मंत्री वाला कहानी समझो यहाँ से शुरू हो गया। तो पूछेगा पोर्टफोलियो सिस्टम, ये भी यहाँ पे शुरू हो गया 1861 में। इसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोलता है। और क्या किया गया? इट empowered द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। पहला बार ऑर्डिनेंस, आगे बताएंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है। कई बार अगर सोचो पार्लियामेंट अभी नहीं चल रही है, अचानक कोई कानून बनाना है, तो अच्छा इमरजेंसी में अगर कोई कानून बनाना होता है तो ऑर्डिनेंस बना, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस भी पूछेगा पहला बार कब लाया गया? 1861 में। तो क्या शुरू किया गया यहाँ पे? सबसे पहले इंडियन को नॉमिनेट किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, नया कुछ स्टेट सब लेजिस्लेटिव काउंसिल सब बना। उसके बाद वाइसराय का जो मेंबर सब था वो अपना इंडिपेंडेंट कानून बना सकता था, मतलब डिपार्टमेंट हैंडल कर सकता था। और वाइसराय क्या इशू कर सकता था? ऑर्डिनेंस। इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस क्या होता है? अगर पार्लियामेंट हाउस सेशन में नहीं है, तो अभी चाइना अटैक कर दे, कुछ कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? और सारा मंत्री एमपी अभी पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, अचानक क्या करेगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेसिडेंट लाएगा एक ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसको बाद में बताएंगे। तो ऑर्डिनेंस वाला सिस्टम भी यहाँ से शुरू हो गया। तो ऑर्डिनेंस वाला कहानी भी यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ पे कोई डाउट है? अभी डाउट होगा, अभी खुद से पढ़ोगे तब ज्यादा बेटर होगा। अभी हम बस मतलब एक तरीके से बता रहे हैं ताकि पढ़ते समय आसानी हो, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? नो नो सर। सर। आगे बता देंगे इतना काफी है। सर सही है, इतना तो पढ़ के आएंगे फिर। ठीक है, तो एक काम करना, यहाँ तक मतलब जो सिद्धांत में क्या करोगे, 1773 वाला पढ़ लेना, 1784, 93, 86, मतलब जो भी है यहाँ 1861 से कोशिश करना आगे भी पढ़ लेना है, ठीक है, तब जल्दी खत्म हो जाएगा। अब इस चैप्टर को कल खत्म करिए, काफी क्योंकि मोटा लंबी किताब है, बल्कि है, तो ठीक है, इतना ध्यान रखना।